हाय गाइस। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था। आज के वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इट्स ब्रांच, स्कोप और लास्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम जिस साइंटिस्ट की बात करते हैं वे हैं एरिस्टोटल। Aristotle, he is the father of biology and their differentiation. इन्होंने डिस्क्राइब किया लिविंग एंड नॉन लिविंग। बात करें दूसरे साइंटिस्ट की, he is लुइस पास्चर। he is the father of microbiology. लुइस पास्चर जो थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्टेरिलाइजेशन टेक्निक को। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक कैसा था? इन्होंने पास्चुरेशन ऑफ मिल्क दिया, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई माइल्ड हीट, यानी कि अगर मिल्क में मौजूद होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइल्ड हीट यानी बहुत ज़्यादा देर तक हीट देने पे उसमें मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। बात करें दूसरे साइंटिस्ट की, रॉगर बैकवर्ड। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? ही इज डिस्क्राइबिंग डिजीज आर कॉज्ड बाय लिविंग क्रिएचर। इन्होंने डिस्क्राइब किया डिजीज और बताया कि डिजीज कॉज होते हैं कुछ लिविंग क्रिएचर से, जैसे कि है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। बात करें फ्रैकेस्टेरियस की, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? फ्रैकेस्टेरियस जो थे, इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज को डिस्क्राइब किया, कॉज बाय लिविंग क्रिएचर। अब बात करें कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी डिजीज होती है? वे डिजीज जो कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ द्वारा होती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सके, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। बात करें रॉबर्ट हुक की, रॉबर्ट हुक जो थे, दे डिस्क्राइब फर्स्ट रिपोर्ट ऑन सेल स्ट्रक्चर। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया, लेकिन इन्होंने जो सेल को डिस्क्राइब किया वो लिविंग में ना होके नॉन लिविंग में था। इन्होंने कॉर्क में सबसे पहले सेल को डिस्क्राइब किया। अब बात करते हैं कुछ और साइंटिस्ट की विच हैव अ वेरियस रोल इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ और साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने वेरियस रोल प्ले किया इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। सबसे पहले देख लेते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो थे, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप का यूज करके लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। बात करें रॉबर्ट हुक की, तो उन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की, लेकिन वो सेल की डिस्कवरी नॉन लिविंग में थी और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का यूज करके लिविंग सेल को डिस्कवर किया, सच एज माइक्रोब्स। बात करें दूसरे साइंटिस्ट एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, he is the first describing antibiotic such as penicillium from Penicillium notatum। अब बात करते हैं लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। इन्होंने ये जो थे, he is the father of antiseptic surgery। he introduced carbolic acid spray। बात करते हैं अब रॉबर्ट कोच की। रॉबर्ट कोच थे, he is the father of medical microbiology, प्रोवाइड अ रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज। अब लास्ट में जो एक साइंटिस्ट हैं उनका नाम है किर्चर। ही वॉज रिपोर्टेड मिनट वॉक इन द ब्लड ड्यूरिंग प्लेग अटैक टू ह्यूमन। तो अब हम देखते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रांच आर डिवाइडेड बाय माइक्रोबायोलॉजी। तो अब हम देखते हैं ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जो ब्रांचिंग है माइक्रोबायोलॉजी की, ये 3 वे में हुई है, जो कि पहली है बाय टैक्सोनॉमी, दूसरी है बाय टाइप ऑफ रिसर्च और लास्ट जो है वो है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब देखते हैं सबसे पहले बाय टैक्सोनॉमी, फिर उसके बाद देखेंगे बाय टाइप ऑफ रिसर्च, फिर उसके बाद देखते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाय टैक्सोनॉमी। तो अब देखते हैं ब्रांचिंग इन
टैक्सोनॉमी, बैक्टीरियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी एंड लास्ट वन इज फाइकोलॉजी। आखिर बैक्टीरियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? इन बैक्टीरियोलॉजी वी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बात करें इम्यूनोलॉजी की, इन इम्यूनोलॉजी वी स्टडी ऑफ इम्यून। बात करें माइकोलॉजी की, तो इन माइकोलॉजी वी स्टडी ऑफ फंगी। बात करें वायरोलॉजी की, इन वायरोलॉजी वी स्टडी ऑफ वायरस। बात करें पैरासिटोलॉजी की, पैरासिटोलॉजी वी स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। बात करें प्रोटोजोलॉजी की, तो प्रोटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। और लास्ट वन जो है फाइकोलॉजी, इन फाइकोलॉजी वी स्टडी ऑफ एल्गी। So I hope you guys you will understood the branching in taxonomy. So now I will discuss the branching in type of research. तो देखते हैं branching in type of research. Microbial cytology, एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी। बात करते हैं सबसे पहले माइक्रोबियल साइटोलॉजी की। इन माइक्रोबियल साइटोलॉजी वी स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक डिटेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं दूसरी एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी की। सो हियर वर्ड कम एस्ट्रो। एस्ट्रो वर्ड इंडिकेट आउटर स्पेस। So in astromicrobiology we study of microorganism in outer space. अब बात करते हैं माइक्रोबियल इकोलॉजी की। माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ देयर एनवायरनमेंट। तो अब लास्ट बात डिस्कस कर लेते हैं जो है हमारे अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। तो अब हम बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जिनका यूज हमारा इंडस्ट्री में यूज हो फॉर अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रोडक्शन में। इसके एग्जांपल है विटामिन, अमीनो एसिड, एंजाइम, एंटीबायोटिक और अदर ड्रग। बात करते हैं दूसरा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जिनका रोल होता है एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में। इनके एग्जांपल हैं वैक्सीन एंड एंजाइम। बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वी स्टडी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिजीज कॉजिंग एंड रिस्पांसिबल फॉर ह्यूमन इलनेस सच एज पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। So I hope you guys you will understood about applied microbiology. So now I will discuss about scope and importance of microbiology. तो अब देखते हैं scope of microbiology. Scope of microbiology in the field of vaccine and immunology, food microbiology, production of acid and enzyme, production in dairy product, in agriculture field, in genetic engineering and last one में in vitamin production. तो अब बारी बारी देखते हैं इन सारे फील्ड के बारे में। तो देखते हैं इन सारे पॉइंट्स को इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। पहला है वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी। इसका क्या स्कोप है? इसका ये रोल जो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में है, जैसे कि एग्जांपल है पेनिसिलियम। बात करें दूसरे पॉइंट की, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड। In food microbiology, many algae like Gelidium, Gracilaria produce agar-agar, a jelly substances used in manufacturing of ice cream. क्या है जो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम अगार के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कुछ अगार जो है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनका यूज हम आइसक्रीम बनाने में करते हैं। बात करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम। क्या रोल है माइक्रोबायोलॉजी का इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड एंजाइम? यहाँ पे जो है हम मुकुर का हेल्प लेके
प्रोड्यूस करते हैं सिट्रिक एसिड। बात देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके कुछ डेयरी प्रोडक्ट को इवॉल्व करते हैं, जैसे कि कर्ड, बटर और चीज। अब लास्ट में देखते हैं इन द फील्ड ऑफ विटामिन प्रोडक्शन, एग्जाम्पल है इनके राइबोफ्लेविन एंड कोबालामिन। अब हम देखते हैं आखिर क्या स्कोप है माइक्रोबायोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर फील्ड। तो अब हम देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी क्या रोल प्ले करता है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये इसेंशियल रोल प्ले करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग isolate a gene from an organism that has a feature that they want to impart to a plant. It's mean manipulation in genetic material DNA and RNA. ये पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है जिसकी हाइट काफी कम है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन रेट काफी ज्यादा है, और वहीं एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट काफी ज्यादा है लेकिन वहां पे प्रोडक्शन रेट बहुत कम है। मान लीजिए हमें एक ऐसे प्लांट की नीड हुई जिसका हाइट भी ज्यादा हो और उसमें प्रोडक्शन रेट भी ज्यादा हो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसके जीन को आइसोलेट करके और इन दोनों को मैनिपुलेट करके एक ऐसे प्लांट का डिस्कवरी करेंगे जिसकी हाइट भी ज्यादा होगी और उसका प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होगा। So I hope you guys you will understood about genetic engineering. So now I will discuss about prokaryotic and eukaryotic. तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ वर्ड कम है प्रो एंड कैरियो। कैरियो वर्ड इंडिकेट अबाउट न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोइड जो है व्हेन न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड देन इट इज सेड टू बी अ न्यूक्लियोइड। बात करते हैं यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो यू है इट्स मीन ट्रू एंड कैरियो वर्ड इंडिकेट अबाउट न्यूक्लियस। यहाँ पे हमारा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बात करते हैं और सारे डिफरेंस के बारे में। राइबोसोम देखते हैं। राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में स्मॉलर होता है, वहीं पे यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है ये लार्जर होता है। और डिफरेंस देखते हैं। यूकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, जबकि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जो है यहाँ पे फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलम जो है ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कुछ और, जैसे कि पिलाई जिसे हम कहते हैं फिम्ब्री, इसका हेल्प होता है अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया। वन बैक्टीरिया अटैच विथ अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई। और कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में एग्जाम्पल जो है वो है बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। बात करते हैं यूकैरियोटिक में, इसके एग्जाम्पल हुए एनिमल और फंगी। अब इन दोनों के डिफरेंस को हम एक फ्लो चार्ट के द्वारा इसके सारे डिफरेंस जो आएंगे इनके अंदर उन सबको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसको डिस्कस करते हैं। प्रोकैरियोटिक में साइज देखें तो यहाँ पे हमारा साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर तक होता है, वहीं हमारे यूकैरियोटिक में जो साइज है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। अब देखते हैं कुछ और डिफरेंस। न्यूक्लियस, लाइसोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमारे प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि हमारे यूकैरियोटिक के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं कुछ और डिफरेंस। राइबोसोम,
राइबोसोम हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक के अंदर स्मॉलर होता है और वही हमारे यूकैरियोटिक के अंदर लार्जर होता है। इट्स मीन यहाँ पे हमारा जो राइबोसोम है ये 50s प्लस 30s है, जबकि हमारे यूकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम है वो 60s प्लस 40s है। अब देखते हैं एक लास्ट डिफरेंस जो कि है ट्रांसक्रिप्शन। इसको जानने से पहले हमें यह जानना होगा आखिर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया होती क्या है। जब हमारा डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन, और जब हमारा यही डीएनए से आरएनए बनता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब यही आरएनए से हमारा प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो आई होप यू गाइस यू विल अंडरस्टूड अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। तो अब देखते हैं आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक में कहां होती है, वही हमारे यूकैरियोटिक में कहां होती है। ये हमारा एक सेल है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और सेल के बाहर हमारा होता है साइटोप्लाज्म। जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया साइटोप्लाज्म में हो तो हम इसे कहते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल है, और जब यही ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हमारा न्यूक्लियस के अंदर हो तो हम इसे कहेंगे ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। So I hope you guys you will understood about prokaryotic and eukaryotic cell. So meet in next video. In next video I will discuss about ultrastructure of bacteria, their morphological classification and nutritional requirement for bacteria. So आज के लिए इतना ही guys. Thank you.